गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुप्रभात क्लासेस एवं इंडियन पॉलिटी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को ये विदित है कि आपके जो इंडियन पॉलिटी के अंदर लगातार पॉइंट है वो कंप्लीट होते जा रहे हैं और आपके सिलेबस वाइज एक एक बिंदु के आप नज़दीक जा रहे हो। और अपन लोगों ने पिछले व्याख्यान में मौलिक अधिकार की अंतिम क्लास ली थी और मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि अब अपन जब भी रूबरू होंगे तब अब एक नया पॉइंट लेकर के सामने आएंगे। और जैसा वादा किया गया था उसी प्रकार मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुका हूं और एक नया और बेहतरीन बिंदु लेकर के। देखिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में और बात करेंगे अपन इसके फुल इंफॉर्मेशन के बारे में, इसके बारे में किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आपको एग्जामिनर गुमराह करने की कोशिश करता है, उसको आपको हैंडल किस प्रकार से करना है, सभी बातों की अपन चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अपन देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 35 तक तो जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे ही अनुच्छेद 36 स्टार्ट होता है वहीं से राज्य के नीति निर्देशक तत्व की शुरुआत होती है। सबसे पहले जब संविधान सभा में इस बात का बहस हुआ कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए जाएंगे, तो इसका आखिर में निदान यही निकला कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से ग्रहण किए गए। और सबसे पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी इसका उल्लेख था नीति निर्देशक तत्वों का, लेकिन उस समय इसका नाम नीति निर्देशक तत्व नहीं था, ये आपको ध्यान में रखना है। उस समय नीति निर्देशक तत्वों को निर्देशों के उपकरण के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो बने रहेंगे वीडियो के एंड तक और जानेंगे अपन लोग सभी जानकारी को। सबसे पहले अपन देखते हैं कि बात यहीं से स्टार्ट होती है कि जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो ग्रहण कहाँ से किए गए थे। ग्रहण की यदि अपन बात करें तो आपको ध्यान में रखना है आयरलैंड से। कहाँ से दोस्तों? आयरलैंड से इनको ग्रहण किया गया, ठीक है ना। 2 नंबर बात ये है कि इन राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम 1935 में भी उल्लेख था, लेकिन आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि इस अधिनियम में इसका नाम दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व है वो नहीं था। क्या नाम था इसका? तो उस समय इसका नाम था क्या? निर्देशों के उपकरण। भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका उल्लेख था और उस समय इसका नाम क्या था? निर्देशों के उपकरण, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखना है कि भाग 4 में है। और भाग 4 में क्या है कि सर एक तो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व, इनके अलावा क्या है? नीति निर्देशक तत्व। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है जो गांधी दर्शन है उनका भी उल्लेख भाग 4 में किया गया है। तो क्या ध्यान में रखना है आपको? गांधी दर्शन यह भी कहाँ पे है? भाग 4 में इनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करें कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको आर्थिक, सामाजिक और लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जो लोकतंत्र का प्रतीक किन्हें माना जाता है, और आपको ऑप्शन में क्या दे सकता है? एक तो आपको दे सकता है मौलिक अधिकार, ठीक है ना, मौलिक अधिकार।
उसके अलावा आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है कि प्रस्तावना को कहा जा सकता है ना, क्योंकि एग्जामिनर का ओनली फॉर जो उसका टारगेट होता है वो बच्चे को गुमराह करना होता है केवल और केवल, ठीक है ना। तो ऑप्शन वो किसी भी प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। 3 नंबर आपको ऑप्शन में दे सकता है क्या, नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है ना। और 4 नंबर ऑप्शन आपके लिए ये भी हो सकता है कि मौलिक अधिकार और आपके नीति निर्देशक तत्व है। तो आपको किसी भी प्रकार से गुमराह नहीं होना है। आप जब भी स्टडी करने बैठे हैं तो अपने खुले माइंड से बैठा करें, ठीक है ना। जितनी भी देर बैठे उतनी देर वो आपका जो फोकस है वो ओनली फॉर आपके रजिस्टर में या आप बुक से पढ़ रहे हो तो उनमें होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन केवल और केवल आपका नीति निर्देशक ही करना है और किसी भी ऑप्शन पर आपको राइट का निशान नहीं लगाना दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में और भी अपन जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है नीति निर्देशक तत्वों को, कि सर इनको कहा जाता है आर्थिक, सामाजिक और लोकतंत्र का प्रतीक, है ना, लोकतंत्र का प्रतीक, जी बिल्कुल कहा जाता है, कहा जाता है ना, बिल्कुल। इसके अलावा कि इनको कहा जाता है, नीति निर्देशक तत्वों को ही कहा जाता है क्या, गर्भ से कब्र तक, ठीक है ना, गर्भ से कब्र तक का स्टेट। वैसे यदि अपन बात करें स्टेट की तो आपको ध्यान में ये होना चाहिए कि जो स्टेट है ना, राज्य है, वो होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका होता है पुलिस स्टेट, ठीक है ना। उसके बाद में आपसे पूछे तो 2 नंबर का होता है लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य, ठीक है ना। अब आपका यहाँ पे सवाल ये हो सकता है कि सर एक तो आप बता रहे हो पुलिस स्टेट और दूसरा बता रहे हो लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है। तो पुलिस स्टेट कौन सा होता है और लोक कल्याणकारी राज्य कौन सा होता है, बिल्कुल ये भी डाउट आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अपन बात करें पुलिस स्टेट की तो इनका काम केवल क्या होता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। क्या होता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, बनाए रखना, ठीक है ना। और अपन यदि बात करें लोक कल्याणकारी राज्य की कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, तो आपको लोक कल्याण जो शब्द दिख रहा है ना, इनसे ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि लोक यानी होता है जनता और कल्याणकारी मतलब जो जनता का अधिक से अधिक कल्याण करें वो होता है लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जनता का अधिक से अधिक कल्याण करने वाला राज्य, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। 2 प्रकार के स्टेट हो गए आपके, पहला पुलिस स्टेट और लोक कल्याणकारी राज्य होता क्या है ये मैंने आप लोगों को बखूबी बता दिया है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर राज्य के नीति निर्देशक के बारे में, यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। तो अपना फोकस पूरा का पूरा अपने मोबाइल पे रखना है आप लोगों को, और बात करते हैं अपन राज्य के नीति निर्देशक के बारे में और अनुच्छेद 36 के बारे में, क्योंकि अनुच्छेद 35 तक तो अपन लोगों ने पिछले व्याख्यान में देखा था और मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की थी, ठीक है दोस्तों। बात करें अपन अनुच्छेद 36 की, अनुच्छेद 36 को लिखाने से पहले आप लोगों को सुनना आवश्यक है कि क्या दिया गया है उसमें और वास्तव में वो अनुच्छेद कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद जो आपका 36 है उसमें बस इतना ही लिखा गया है कि
भारतीय संविधान है उसके भाग 3 के अंदर जो अनुच्छेद 12 है उसमें जो राज्य शब्द दिया गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, वही एज इट इज आपका किस में होगा दोस्तों, भाग 4 के अनुच्छेद 36 में होगा। अब आपको कंफ्यूज यहाँ से हो गया, हालांकि मैंने बताया था आपको अनुच्छेद 12 जब अपन लोगों ने बात की थी अनुच्छेद 12 पे, लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा क्योंकि कंफ्यूज नहीं रहने दूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा किया था और निभाऊंगा भी मैं। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 36 पहले तो आपको लिखना है कि अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है, इस बात का क्या है उल्लेख है, किस बात का है कि जो आपका भाग 3 है, भाग 3 उसमें अनुच्छेद दिया गया है आपका 12, अनुच्छेद 12, ठीक है ना। इस अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि इसमें जो राज्य शब्द है, कौन सा शब्द है, राज्य शब्द जो परिभाषित हैं उसका एज इट इज अर्थ आपका कौन सा होगा, भाग 4 के अनुच्छेद 36 में जो राज्य शब्द है वही अर्थ उसका होने वाला है, ठीक है ना, एज इट इज अर्थ होगा आपका। तो कंफ्यूज आपका यहाँ से पैदा हुआ कि सर अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, राज्य शब्द की परिभाषा क्या है। तो आप सबसे पहले इसी को पकड़िए यहाँ से, ठीक है ना। आप रफली काम में ले रहे हो तो आप उसके बाद में ऐसे वर्ताकार चक्र भी बना सकते हो। और अनुच्छेद 12 के बारे में आपको ध्यान में रखना है राज्य शब्द, कि राज्य शब्द में आखिरकार कौन कौन आता है, ठीक है ना। तो कौन कौन आता है भैया, पहले तो आपको ध्यान में रखना है राज्य शब्द में आता है संघ सरकार बोल सकते हो आप, या बोल सकते हो केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, ओके। उसके बाद में राज्य का राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, ओके। और उसके बाद में आपका कौन सा जो स्थानीय निकाय है ना वो आएगा, स्थानीय निकाय। बात करेंगे अपन स्थानीय निकाय के बारे में भी क्या होता है, लेकिन एक बार आपको इनको नोट डाउन करना है। उसके बाद में सरकार द्वारा स्थापित जितनी भी संस्थाएं हैं ना, स्थापित संस्थाएं, ये भी किस में आएगी दोस्तों, जो राज्य शब्द है उसमें आएगी। अब यहाँ से एक कंफ्यूज और बना आप लोगों के माइंड में कि स्थानीय निकाय में आखिरकार कौन आता है, स्थानीय निकाय में कौन आता है। तो देखिए दोस्तों, स्थानीय निकाय की अपन बात करें तो आप लोगों को पता है, एक तो आपकी आती है ग्राम पंचायत, उसके बाद में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, उसके अलावा जिला परिषद, ये आपके आते हैं दोस्तों किसमें, स्थानीय निकाय में, ठीक है ना। कौन कौन, एक तो आपके ग्राम पंचायत हो गई, नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर पालिका हो गया और जिला परिषद हो गया, ठीक है ना। ये आपके आते हैं स्थानीय निकाय के अंदर। तो ये अनुच्छेद 36 में भी है और अनुच्छेद 12 में भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप लोगों के सामने एक मैं सवाल रखने की कोशिश कर रहा हूँ और एज इट इज़ आपको हो सकता है एग्जाम में भी देखने को मिल जाए, तो आपको उसको भी केंद्रित करना है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्या 2 क्वेश्चन है। पहला तो आप लोगों के कि जो राज्य शब्द हैं, राज्य शब्द परिभाषित है, ऑप्शन है आप लोगों के सामने अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है आप लोगों के सामने, अनुच्छेद 13। उसके बाद में आप लोगों के सामने अनुच्छेद है 35 और अगला जो आपका विकल्प है वो है अनुच्छेद
17। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया कि राज्य शब्द है वो अनुच्छेद 12 में परिभाषित है, तो इसका तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा। लेकिन यदि अपन बात करें 2 नंबर की, और एज इट इज आप लोगों के सामने आ जाए प्रश्न कि राज्य शब्द परिभाषित है, ठीक है ना, और विकल्प आपके सामने आ जाए कौन सा, एक तो अनुच्छेद 12 और 36, ठीक है ना। पहला विकल्प ये है आप लोगों के सामने। दूसरा विकल्प क्या है कि अनुच्छेद 17, ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 24। कितना, अनुच्छेद 24। अब इसमें आपको विकल्प का चयन करना है, आप बताओ मुझे, या आप यहाँ पे एक ऑप्शन और लिखो तो अनुच्छेद 12 और लिखो आप यहाँ पे, क्योंकि कंफ्यूज यहीं से क्लियर हो सकता है आप लोगों का। तो अब आप क्या करोगे, अधिकतर बच्चे हैं ना वो सोचेंगे कि अनुच्छेद 12, क्योंकि अनुच्छेद 12 में ही राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, और आप सही भी कह रहे हो। लेकिन विकल्प आपके सामने क्या है, विकल्प देखना बहुत ही आवश्यक है। जब भी आप एग्जाम देने बैठो तो विकल्प पहले देखो, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, विकल्प में एक तो 12 36 है, या आप 12 करोगे, ये आपको सोचना है। ये तो मुझे पता है आप काट दोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन आपको कंफ्यूज किन में होगा, एक तो इस ऑप्शन में और एक इस ऑप्शन में आपको कंफ्यूज होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, 12 में भी है राज्य शब्द का परिभाषित और अनुच्छेद 36 में भी है, ठीक है ना, दोनों में है। तो आपको सबसे पहले इसी को वरीयता देनी है, ठीक है ना। हाँ, यदि 36 ऑप्शन में ना होता ना तो आप इसको 12 को कंप्लीट कर देते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब साथ में क्या है, अनुच्छेद 36 साथ में है, तो आपको इसी पे क्लिक करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 37 के बारे में। किस पर बात करेंगे, अनुच्छेद 37 में। और अनुच्छेद 37 में क्या है, अनुच्छेद 37, ठीक है जी। अनुच्छेद 37 कह रहा है कि भाई जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है। अब वाद योग्य का क्या मतलब हुआ, वाद योग्य का मतलब ये होता है कि यदि किसी भी नागरिक का, जैसे मौलिक अधिकार हैं, तो किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है, मौलिक अधिकारों को यदि क्षति पहुंचती है, किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तो आप उनके विरुद्ध, किनके विरुद्ध, जिन्होंने आपके मौलिक अधिकारों को क्षति पहुंचाई है, आप उनके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के माध्यम से आप याचिका दायर कर सकते हो। लेकिन यदि गवर्नमेंट भी ऐसा कर रही है ना, तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी याचिका दायर कर सकते हो। लेकिन ध्यान में आपको ये रखना है कि यदि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन हो रहा है तो आप किसी भी प्रकार की याचिका दायर नहीं कर सकते। हाँ, ये आप शिकायत कर सकते हो गवर्नमेंट के पास कि भाई हमारा ये नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, केवल शिकायत कर सकते हो, किसी भी प्रकार की याचिका दायर नहीं कर सकते। ये दे रखा है आपके अनुच्छेद 37 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 37 में क्या है कि नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है, याचिका जारी करता है, ठीक है ना, याचिका जारी। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी नहीं कर सकता, 1 नंबर बात। 2 नंबर बात कि अनुच्छेद 226 इसके तहत जो आपका हाई कोर्ट है, ठीक है ना, हाई कोर्ट है, वो याचिका जारी करता है, याचिका जारी करता है, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर
हाईकोर्ट भी आपके उनके नीति निर्देशक तत्वों की रक्षा के लिए याचिका जारी नहीं करता। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। अब अपन चलेंगे आगे और बात करते हैं अनुच्छेद 38। किस पर? अनुच्छेद 38 पर। अनुच्छेद 38 में क्या है, डायग्राम से बताऊंगा आप लोगों को, फायदा होगा, देखना आप डायग्राम से अपन देखें ना अनुच्छेद 38 के बारे में। अनुच्छेद 38 क्या उल्लेख है अनुच्छेद 38 में? अनुच्छेद 38 में 3 शब्द दिए गए हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है कि राज्य है वो ऐसी व्यवस्था बनाएगा, ऐसी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था कि एक तो आपका हो गया आर्थिक न्याय, ठीक है जी। उसके बाद में आपका हो गया सामाजिक न्याय, ठीक है। और तीसरा आपका हो गया राजनीतिक न्याय। राज्य है वो इन तीनों को, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय बनाने की कोशिश करेगा। ये नहीं कि बनाएगा ही बनाएगा, नो, कोशिश कर सकता है खाली। यदि किसी भी परिस्थिति में वो ये तीनों प्रकार के न्याय बनाने में असफल रहता है तो आप याचिका जारी नहीं कर सकते कि आपने बनाया क्यों नहीं, ऐसी कोशिश ही कर सकता है केवल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राज्य है वो ऐसी व्यवस्था बनाएगा, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको लिखना है अनुच्छेद 38 के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में अनुच्छेद 38 में एक बात और लिखी हुई है। एक बात तो ये है, लिख लीजिए आप, क्योंकि डायग्राम केवल समझने के लिए है। जब भी आप रिपीट करोगे तो डायग्राम आपके समझ में नहीं आएगा, हो सकता है लिखा हुआ आप पढ़ भी सकते हो। तो लिखना क्या है आपको कि राज्य प्रत्येक नागरिक के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलवाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 38 के अंदर, ठीक है ना। अनुच्छेद 38 में और क्या है कि राज्य है वो किसी भी व्यक्ति, यानी प्रतिष्ठा, है ना। एक तो आपके अनुच्छेद 38 में क्या है, प्रतिष्ठा शब्द है, प्रतिष्ठा, ठीक है ना। और एक आपके आय, दूसरा शब्द क्या है, आय, ठीक है ना। कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, कैसी व्यवस्था कि प्रतिष्ठा और आय के आधार पर जो असमानता है उसको कम करने की कोशिश करेगा राज्य। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 38 में, ठीक है ना। तो आपको दूसरी बात अनुच्छेद 38 में क्या लिखनी है कि राज्य है वो प्रतिष्ठा एवं आय के आधार पर जो असमानता है उसको कम करने की कोशिश करेगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप कह रहे हो कि सर कोशिश करेगा, चलो ठीक है, लेकिन यदि नहीं हुआ तो याचिका जारी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने पहले भी आप लोगों को बोल दिया है कि नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर आप किसी भी प्रकार की याचिका जारी नहीं कर सकते, तो मतलब नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए आप। उसके बाद में अपन बात करें अनुच्छेद 39 के बारे में। चलो
टाइम हो गया है, अपन अनुच्छेद 39 को बाद में देखेंगे। आप अब है ना इस क्लास का आनंद लीजिए और अपने लक्ष्य की ओर रवाना हो जाइए। जितना आप पढ़ते हो उतना फोकस करके पढ़िए और इतना मतलब इतनी तल्लीनता से आप लोगों को पढ़ना है कि जो भी आप लोगों ने ठाना है, टारगेट बनाया है, वो आपको हासिल करना ही है। तो आज जो अपन लोगों ने पढ़ा है उसका आप आनंद लीजिए। मिलेंगे अपन लोग अगले व्याख्यान में और बात करेंगे अनुच्छेद 39 के बारे में भी, ठीक है ना। तो आप लोग अपने समाज में एवं राष्ट्र में अपना योगदान सुनिश्चित करें और खुद का मनोबल है वो हमेशा ऊंचा रखें। मनोबल गिरने नहीं देना है किसी भी हालत में, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।